तो तैयारी ऐसा कभी लगेगा नहीं कि पूरा हो गया है, लेकिन अपना जो स्ट्रैटेजी है उसके अनुसार पढ़ते रहिए। जो रैंक 1 टॉपर रहता है किसी भी एग्जाम का, उसको भी एग्जाम के एक दिन पहले तक नहीं पता होता कि वो टॉप कर रहा है। उसको ये भी सोचते रहता है कि कहीं लिस्ट में कहीं टंगा जाए, क्या 1000 लोग हैं या 2000 लोग हैं, लास्ट में भी टंगा जाए, उसको यही पता रहता है। रिजल्ट आने के बाद ना होता है कि रैंक 1 आया, रैंक 10 आया, क्या आया। तो ऐसे तैयारी कभी पूरा होता नहीं है, बस हो जाता है रिजल्ट, है ना जी। और बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हो गया, आप लोगों का भी हो जाएगा। बस लास्ट तक पूरा एफर्ट लगा करके करते रहिए समय, समझे। मेहनत बेकार नहीं जाता है, और काम चोरी करिएगा तो बेकार जाएगा। फिर मेहनत बेकार नहीं जाता है क्या मतलब है? अगर सही से बैठ करके 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, समय बिता रहे हैं किताब कॉपी के साथ, तो उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है, ठीक है। सरस्वती जो होती हैं वो कर्जदार नहीं रहती हैं कभी किसी का। आपने उनको समय दिया तो आपका रिजल्ट दिलाएंगे, और समय ही नहीं दे रहे हो, बैठ ही नहीं रहे हो पढ़ने के लिए, फिर तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन टाइम दिए हो अगर अपने स्टडी में, तो 100% रिजल्ट होना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से कम पढ़ करके लोग टीआरई 1 टीआरई 2 में सिलेक्शन ले लिए हैं, समझे। आप लोगों से कम पढ़ करके, आप लोग तो फिर भी, अब जैसे टीआरई 1 वाले लोग जिनका सिलेक्शन हुआ, उन लोगों को तैयारी करने के लिए कितना समय मिला था? 3 महीने का मैक्सिमम, 3 महीना भी नहीं था, 2.5 महीने के आसपास ही था। टीआरई 1 में जब हम लोग बैच पढ़ाए थे, तो लगभग टीआरई 1 में हम लोग को कितना भी कम पढ़ाए होंगे तो 30-35 हज़ार तो स्टूडेंट उससे अधिक को ही पढ़ाए होंगे। उसमें सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, तो उन लोगों को 2.5 से 3 महीने का समय मिला था। आप लोगों को तो फिर भी बहुत समय मिला है। एग्जाम कैंसिल होने के बाद आप लोगों को समय मिल गया, हमको लग रहा है 2-3 महीना तो इधर ही मिल गया। उसके पहले आप लोग 3 महीना समय, 6 महीने के आसपास आपको टाइम मिला है, तो उन लोगों से ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत किया है, तो आप लोगों का तो श्योर सिलेक्शन है। लेकिन लास्ट तक बस पढ़ते रहिएगा, बीच में छोड़ मत दीजिएगा। एग्जाम के दिन तक जो स्ट्रैटेजी से अभी पढ़ रहे हो, वो स्ट्रैटेजी एकदम एग्जाम के दिन तक फॉलो करना। क्वेश्चन खूब सारा बनाओ, जहाँ से क्वेश्चन मिले, जिस क्वेश्चन बैंक से मिले उससे क्वेश्चन बनाते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन इतना बार बना लो ना कि क्वेश्चन एग्जाम में आए तो अगर 2 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, तो पेपर आधा घंटा पहले ही फिनिश करके बैठ जाओ। इतना इजी होना चाहिए पेपर आपके लिए। अब वो कब होगा? तो क्वेश्चन जितना अधिक प्रैक्टिस करिएगा। थ्योरी पढ़ने का समय अभी नहीं है, अभी समय है क्वेश्चन बनाने का और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ने का। समझ आ रहा है? क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़िए। दिन भर में 1000 क्वेश्चन लगाइए, क्या दिक्कत है? अभी के टाइम में कम से कम 1000 क्वेश्चन दिन भर में बनाइए और 1000 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़िए, और देखिए पूरा याद हो जाएगा। अब सोचो, मॉडर्न हिस्ट्री से डेली 300 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, साइंस से डेली 200-250 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पॉलिटी से 200-250 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, कहाँ जाएगा एग्जाम? बाहर जाएगा। और जो क्वेश्चन गलत हुआ उसका क्या पढ़ लो? नीचे दिया हुआ रहता है एक्सप्लेनेशन, वो पढ़ लो, फिर गलत नहीं होगा वो क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन पढ़ ही लो कि एग्जाम ग्रैब में आ जाए। समझ गए? अभी तैयारी का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना। जितना क्वेश्चन बनाएगा उतना फिक्स रहेगा सिलेक्शन, ठीक है। समझ गए? नहीं समझे? समझे ना? इसलिए क्वेश्चन खूब बनाइए, टेस्ट खूब लगाइए। कल क्या पढ़े थे? हाँ, वाइट ब्लड सेल, हाँ याद हो गया है वहां तक? अभी लिखिएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हिंदी में इसको कहा जाता है बिम्बाणु। प्लेटलेट्स, बिम्बाणु। देखो प्लेटलेट्स क्या होता है, इसमें लिखिएगा इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यह खून का थक्का बनाने में मदद करता है, यह खून का थक्का बनाने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट कॉन्टेन प्रोथ्रोम्बिन
prothrombin which convert into fibrinogen when it react with ऑक्सीजन। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, इसमें प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, इसमें प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है जो ग्रोथ कहां लिखा है हमने, इसमें प्रोथ्रोम्बिन, इसमें प्रोथ्रोम्बिन यहां लिखा हुआ है, इसमें प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है जो जो वातावरणीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, जो वातावरणीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, वातावरणीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर फ्रिम्बिनोजेन लिखा हुआ है यहां पर, फ्रिम्बिनोजेन, फ्रिम्बिनोजेन में बदल जाता है, फ्रिम्बिनोजेन में बदल जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, हिपैरिन इज एंटी ब्लड कोआगुलेंट इन ह्यूमंस। मानव में हिपैरिन, मानव में हिपैरिन, हिपैरिन थक्का रोधी रसायन है, मानव में हिपैरिन थक्का रोधी रसायन है, थक्का रोधी रसायन है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ब्लड सकर्स हैव हिरुडीन, ब्लड सकर्स हैव हिरुडीन फॉर एंटी ब्लड कोआगुलेंट, एंटी ब्लड कोआगुलेंट। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, रक्त चूसकों में, रक्त चूसकों में, रक्त चूसकों में थक्का रोधी रसायन, रक्त चूसकों में थक्का रोधी रसायन हिरुडीन पाया जाता है, रक्त चूसकों में थक्का रोधी रसायन हिरुडीन, हिरुडीन, हिरुडीन पाया जाता है, थक्का रोधी रसायन हिरुडीन पाया जाता है। हो गया, लिख लिए हैं। अब चलो इसको देख लो फटाफट। देखो प्लेटलेट्स जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बिंबाणु, ठीक है। प्लेटलेट्स का अगर संख्या पूछा जाए तो क्या कहोगे, पर क्यूबिक एमएम ब्लड में, मतलब 1 क्यूबिक एमएम ब्लड में इसकी मात्रा कितनी होती है, बोलो 1.5 से 3 लाख। स्वस्थ व्यक्ति में कितनी होनी चाहिए, 1.5 से 3 लाख इसकी मात्रा होनी चाहिए पर क्यूबिक एमएम ब्लड में। किसकी, प्लेटलेट्स की संख्या। प्लेटलेट्स का क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट्स। जैसे आरबीसी को क्या लिखवाया थी, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट लिखाए थे ना, वैसे ही प्लेटलेट्स का क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्यों नाम है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन। कौन प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन। और यही प्रोथ्रोम्बिन जो है वह किसमें मदद करता है, ब्लड को क्लॉट होने में, यानी खून का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। जैसे मान लो हाथ पैर कटा, तो हाथ पैर कटा तो खून का थक्का बन जाता है ना, कौन बनाता है उसको, प्लेटलेट्स बनाता है। याद रखिए, खून का थक्का अगर पूछा जाए आपसे तो एगो तो याद रखोगे कौन बनाता है, प्लेटलेट्स। और दूसरा याद रखिएगा, हम लोगों के बॉडी में विटामिन के, खून का थक्का बनाने में और कौन मदद करता है, विटामिन के भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसको फाइलोक्विनोन कहा जाता है। तो दो हम लोगों के शरीर में ब्लड क्लॉट करने का काम करता है, फाइलोक्विनोन और प्लेटलेट्स। आगे लिखा हुआ है, जैसे ऐसे समझना नॉर्मल, मान लो ये हम लोगों के बॉडी में हम लोगों का वेन, आर्टरी, कैपिलरी कुछ भी है, धमनी, सिरा कुछ भी है, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लो कर रहा है, जो बह रहा है, वो कौन बह रहा है, प्लाज्मा। हमारे नसों में, धमनियों में क्या बहता है, प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा बह रहा है। अब इस ब्लड प्लाज्मा के अंदर में जो बाइकनकेव शेप का है, बाइकनकेव मतलब इस तरीके का, तो बाइकनकेव शेप का क्या होता है बताओ, आरबीसी।
ठीक है। इसी के भीतर में जो इरेगुलर शेप का है, इरेगुलर शेप का, यह क्या होगा, WBC हो गया। और जो राउंड शेप का है, गोलाकार है, यह क्या होता है, प्लेटलेट्स। क्या है, प्लेटेलेट्स हो गया। और ये जो बह रहा है यह क्या हो गया, ब्लड प्लाज्मा। क्या हो गया, प्लाज्मा। तो यही ब्लड बन गया। अब जैसे हाथ पैर कुछ कट गया, समझ में आ रहा है, यहां से उंगली उंगली कट गया, तो उंगली कटा तो कौन बाहर निकलेगा, कौन बाहर निकलेगा, प्लाज्मा। क्या बहेगा, प्लाज्मा बहेगा ना जी। तो प्लाज्मा बहेगा तो प्लाज्मा के साथ साथ आरबीसी भी बह रहा है, WBC भी बह रहा है और प्लेटलेट्स भी बह रहा है। तो आरबीसी जब आएगा तो बह करके निकल जाएगा, ठीक है। WBC आएगा, यह भी बह के बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये जो प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स जैसे ही यहां पर आएगा, हमारे धमनियों में से बाहर निकलेगा, तो ये रिएक्ट करेगा किस से, वातावरण में जो ऑक्सीजन है उससे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। क्यों रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, क्योंकि उसमें प्रोथ्रोम्बिन है। क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। तो वो प्रोथ्रोम्बिन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। और प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रिम्बिनोजेन में। किस में बदलेगा, फ्रिम्बिनोजेन। अब फ्रिम्बिनोजेन क्या काम करेगा, यहां पर जाल जैसी संरचना बना देगा। और इस जाल में पूरा का पूरा ब्लड जो होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। और खून का बहना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ में आया। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, खून का थक्का बनाने में मदद करता है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर यहां पर आरबीसी है, तो इस आरबीसी में भी तो ऑक्सीजन है। पिछले क्लास में हमने कहा था कि हम लोग का आरबीसी किन किन पदार्थों को ढोने का काम करता है, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और ग्लूकोज को। लिखाए थे ना आरबीसी में। तो कहोगे कि सर यहां पर भी तो आरबीसी में ऑक्सीजन है, तो यहां पर प्लेटलेट्स है, तो ये भी तो हो सकता है कि हम लोगों के सेल के भीतर ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये खून का थक्का बना दे। अरे भाई, हम लोग के ब्लड में ऑक्सीजन है कि नहीं है। तो प्लेटलेट्स जब रिएक्ट करबे करता है ऑक्सीजन से, तो हम लोगों के भेन के भीतर भी तो खून का थक्का बना सकता है। बाहर खून निकलता है तभी वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से क्यों रिएक्ट करता है, शरीर के भीतर भी कर सकता है। अंदर में है हिपेरिन, ब्लड में क्या है, हिपेरिन। क्या है, हिपेरिन। ये हिपेरिन हम लोगों के शरीर के भीतर खून का थक्का बनने नहीं देता है। समझ में आया। अब हाथ पैर कटा तो ब्लड बाहर निकल गया, ब्लड बाहर निकला, हिपेरिन बाहर निकल गया, हिपेरिन बाहर निकला, प्लेटलेट्स एक्टिव हो गया, ठीक है। और खून का क्या कर देता है, थक्का बना देता है। तो पूछा जाए कि हम लोगों के शरीर के भीतर खून को कौन जमने नहीं देता है, तो क्या कहोगे, हिपेरिन जमने नहीं देता है। इसीलिए हिपेरिन को कहते हैं थक्का रोधी रसायन, एंटी ब्लड कोआगुलेंट एजेंट। बात आई समझ में। क्या कहते हैं, एंटी ब्लड कोआगुलेंट एजेंट, थक्का रोधी रसायन। लेकिन जो रक्त चूसक होते हैं, रक्त चूसक माने ब्लड सक करने वाला, जैसे मच्छर हो गया, खटमल हो गया, जोक हो गया, ये सब खून चूसता है। तो खटमल खून चूसता है तो उसके मुंह में भी तो खून जम जाएगा। जैसे इंसान को पकड़ लिया पैर हाथ में और खून चूसना चालू कर दिया, तो उसके मुंह में ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए कि नहीं, क्लॉट हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो कौन उसके बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं होने देता, हीरोडीन। कौन क्लॉट नहीं होने देता, हीरोडीन ना। तो जो रक्त चूसक होते हैं उसमें हीरोडीन और हम लोगों में हिपेरिन। समझ में आया। तो ब्लड सकर्स जो होते हैं, जो कि ब्लड सक करते हैं, जैसे खटमल हो गया, मच्छर हो गया, मच्छर खून पिया तो उसके एब्डोमेन में खून जम थोड़े जाता है। मच्छर में खून होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है। फट बोका, मच्छर में ब्लड होता है कि नहीं होता है, होता है। तो वो हम ही लोग का ना ब्लड पी के बैठा हुआ है, उसमें ब्लड थोड़ी होता है। किसी भी ऑर्थोपोड्स में ब्लड नहीं होता। समझ में आया। कीड़े मकोड़ों में खून नहीं, मच्छर में भी नहीं होता है। मच्छर को नहीं मारना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए, अपना खून होता है है ना जी। मच्छर क्या है, अपना खून है, इसलिए नहीं मारना चाहिए। तो मच्छर में खून नहीं है, ठीक है। तो उसके जो हम लोग का खून पिया तो उसके जाकर के एब्डोमेन में वो जमेगा नहीं। क्यों नहीं जमेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, हीरोडीन है, ठीक है। चलिए हो गया, आगे बढ़ा जाए। अगला हेडिंग बनाइएगा मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय।
ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। हो गया, मानव हृदय। पहले इसका बेसिक पॉइंट सब है वो लिख लिया जाए। मानव, इंग्लिश में लिखे कि हिंदी में? दोबारा मेहनत कराओगे? लिखो, हिंदी में इंग्लिश मिला देते हैं। लिखिएगा मानव हृदय दोहरी झिल्ली, ब्रैकेट में लिखिएगा पेरिकार्डियम से ढका होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, विभिन्न जीवों में हृदय के कक्षों की संख्या अलग अलग है। पहला लिखिएगा पक्षी प्लस स्तनधारी, चार कक्षीय हृदय। दूसरा लिखिएगा मत्स्य, दो कक्षीय हृदय। तीसरा लिखिएगा उभयचर प्लस सरीसृप, तीन कक्षीय हृदय। चौथा कॉकरोच, 13 कक्षीय हृदय। अगला पॉइंट, हृदय का मुख्य कार्य रक्त को पंप करना है। यह कार्डियक मांसपेशी का बना होता है। पेसमेकर को कृत्रिम हृदय कहते हैं। क्या हुआ बताओ? एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। सरीसृप का होता है रेप्टाइल्स, सरीसृप को रेप्टाइल्स कहते हैं। तीन कक्षीय मतलब 3 चैम्बर्ड हार्ट। हो गया, आगे बढ़ा जाए। अगला पॉइंट लिखिएगा,
नेक्स्ट, मानव हृदय दो प्रकार का दाब उत्पन्न करता है। पहला लिखिएगा संकुचन, ब्रैकेट में लिखिएगा सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg। दूसरा शिथिलन, डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ह्यूमन बींग्स का वह होगा 120/80 mmHg। अगला पॉइंट, मानव हृदय रक्त का द्विपथ परिसंचरण डबल सर्कुलेशन करता है, जबकि मछली में रक्त का एक पथ परिसंचरण सिंगल सर्कुलेशन होता है। छाप लिया। चलो हो गया, लिख लिए। हाँ देखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है हार्ट के बारे में। क्या है कि ह्यूमन हार्ट जो है, जैसे मान लो हम लोग का ये हार्ट है, तो हम लोग का हार्ट कितने चैम्बर का है? 4 चैम्बर का। हार्ट को अगर देखा जाए तो कैसा दिखता है? ट्रायंगुलर। कैसा दिखता है? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है? तिकोना। कैसा दिखता है? तिकोना दिखाई देता है। हॉलो वेस्कुलर कैविटी है, माने पूरा अंदर से क्या है? खोखला होता है, खाली होता है। तो ये 4 कक्ष का हम लोग का हृदय है। तो हम लोग का जो 4 कक्ष का हृदय है, इसके बाहर में कै गो मेम्ब्रेन है? कितनी झिल्लियां हैं? 2 झिल्लियां हैं। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन है इसके बाहर में। हार्ट के स्टडी को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। हार्ट के स्टडी को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। अब ह्यूमन का हार्ट जो है उसके बाहर 2 मेम्ब्रेन है। इन दोनों मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम। पेरी माने चारों ओर, पेरी मतलब क्या होगा? चारों ओर, और कार्डियम मतलब क्या होगा? हार्ट। तो इसको क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम। बताइए समझ में।
अब इन दोनों झिल्लियों का काम क्या है? हार्ट पर किसी तरीके का चोट नहीं लगने देना, हार्ट को प्रोटेक्ट करना। इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक तरल द्रव्य पाया जाता है, एक लिक्विड फ्लूइड पाया जाता है, जो आउटर इंजरीज से, बाहर के चोटों से हृदय की रक्षा करता है। ठीक है, इस फ्लूइड का क्या नाम है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो याद रखिएगा, हार्ट के आउटर मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम कहेंगे और इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड है उसको कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। पूछा जाए हृदय को बाहरी चोटों से बचाने का काम कौन करेगा? तो पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियम नहीं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब खाली मेम्ब्रेन रहेगा तो थोड़े रक्षा करेगा, है ना? इसके बीच में फ्लूइड है, वही ना इंजरी को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये होता है। तो मानव हृदय बाहर से दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। इसके बीच में जो फ्लूइड है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे। आगे है, अलग अलग जीवों में हृदय की कक्षों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे अगर बात किया जाए पक्षी और स्तनधारी में, यानी बर्ड्स में और मैमल्स में, ठीक है, तो बर्ड्स में और मैमल्स में हार्ट के कितने चैम्बर हैं? 4। पूछे 4 चैम्बर में ऑरिकल कितने हैं, तो क्या कहोगे? 2 ऑरिकल। ऑरिकल को हिंदी में कहते हैं अलिंद। 2 क्या होता है? ऑरिकल। और 4 कक्ष में 2 क्या होता है? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल को क्या कहते हैं? निलय। क्या कहते हैं? निलय। तो पूछा है जिसमें 4 कक्षीय हृदय है उसमें अलिंद की संख्या तो 2, निलय की संख्या 2। बुझाया? चलिए अगला है मत्स्य। तो मत्स्य में क्या है? 2 कक्षीय हृदय। तो 2 कक्षीय हृदय में एक क्या होगा? अलिंद, और एक क्या होगा? निलय। ठीक है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। किसमें? 2 कक्षीय हृदय में, माने मछली के हृदय में एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। तीसरा है उभयचर और सरीसृप। उभयचर माने जो जमीन और पानी दोनों जगहों पर रहता है, एम्फीबियन। ठीक है, और सरीसृप का मतलब होता है रेप्टाइल्स, मतलब जो क्राउलिंग करके चलता है। रेप्टाइल्स किसे कहते हो? कैसे चलेगा? क्राउलिंग करके। जैसे सांप हो गया, गिरगिट हो गया, छिपकली हो गई, ये सब किस में आता है? सरीसृप में आता है। समझ में आया? तो जितने सारे एम्फीबियंस हैं और जितने सारे रेप्टाइल्स हैं, सब में हृदय के कक्षों की संख्या कितनी? 3। तो पूछे कि 3 कक्ष का हृदय है, तो याद रखोगे एक क्या होगा? अलिंद। क्या होगा? अलिंद। और 2 क्या होगा? निलय। अलिंद कितना होगा? 1 होगा, और निलय कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, कॉकरोच में कितना है कक्षीय हृदय? कक्ष नहीं, इसको सेप्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेप्टम। तो जो कॉकरोच होता है उसमें कितना सेप्टम का हार्ट होता है? 13 सेप्टम हार्ट होता है, यानी 13 सेप्टम्स में उसका हृदय जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है, बटा हुआ रहता है। बात आई समझ में? कोई दिक्कत? याद रहेगा? हाँ, ऊपर का नहीं, वो बताएंगे, अभी उसको बताना है, रुक जाइए। ये समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अब यहां पर याद रखना है जितने सारे सरीसृप होंगे, अगर हम आपसे पूछें कि बताओ सांप का हार्ट कितने चैम्बर में बटा हुआ है, तो क्या कहोगे? 3 चैम्बर में। ठीक है, छिपकली का पूछे तो, मेढक का पूछे तो, है 3 चैम्बर में। लेकिन सरीसृप का एक अपवाद है, जो सरीसृप होते हैं ना, इसमें एक अपवाद है, एक्सेप्शन। अपवाद में क्या है? मगरमच्छ। क्या है? मगरमच्छ। मगरमच्छ का केवल हृदय कितने कक्ष का होता है? 4 कक्ष का। ठीक है, तो मगरमच्छ जो है वो सरीसृप का अपवाद है। सारे सरीसृपों का, रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चैम्बर का। किसे छोड़ करके? मगरमच्छ को। मगरमच्छ का कितने कक्ष का? 4 का होगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है हृदय का मुख्य कार्य, हार्ट का अगर पूछा जाए मेन फंक्शन क्या है, तो क्या कहोगे? टू पंप दी ब्लड। ब्लड को ये क्या काम करता है? पंप करता है, माने ढकेलता है। शरीर के सारे अंगों में ये ब्लड को पंप करता है, ढकेलने का काम करता है। हार्ट पूछा जाए कौन से टिश्यू का बना हुआ है, कौन से मसल का बना हुआ है, तो कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल जो होता है ना, ये मानव शरीर का, याद रखोगे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। मानव शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन है? कार्डियक मसल। इतना मजबूत होता है कि कभी टूटता नहीं है। ठीक है, लोग झूठ मूठ में बोलता है कि दिल टूट गया, कहता है ना, दिल टूट गया। ये जो सुपरलेटिव डिग्री का गधा होता है वही कहता है दिल टूट गया। दिल टूट सकता है क्या? कार्डियक मसल कभी टूटेगा? नहीं टूटेगा। ठीक है, बहुत मजबूत होता है। अब सोचो कि ये बन कब जाता है, तो जब हम लोग इम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं ना, तो इम्ब्रियोनिक स्टेज में जब डेवलपमेंट होते रहता है इम्ब्रियो का, भ्रूण का, तो 3रे सप्ताह में हार्ट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब इम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, इम्ब्रियो भ्रूण बनता है ना, तो उसके 3रे सप्ताह में सबसे पहले शरीर का कौन सा अंग बनता है? हृदय।
और हृदय बंद बन गया, अब हृदय ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा, उसके बाद बाकी के अंग शरीर के बनने शुरू होंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आप सोचो तीसरे सप्ताह में बन गया और आप धरती पर मान लो विकेट बचाए हुए हैं अपना कै साल तक, 90 साल तक। कै साल तक जीवित हो? 90 साल तक। बन गया कब? तीसरा। क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है? सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन हार्ट है। शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय। कभी आराम नहीं करने वाला अंग हृदय। आंख सूत गए तो आराम करेगा, खाना नहीं खाओ पाचन तंत्र आराम कर लेगा, एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग, फेफड़ा आराम कर लेगा। हार्ट कभी आराम, समझ में आया? लगातार पंप कर रहा है। और पंप इतना भयानक ये करता है, अगर हार्ट का ओरिजिनल पंप करना देख लो तो डर लगेगा देख करके, इतना तेजी में ये। इससे जो ध्वनि निकलती है ना, हृदय से हम लोगों की जो ध्वनि निकलती है वो कैसी ध्वनि निकलती है? लब डब। हृदय से जो आवाज निकलती है उसको कहते हैं लब डब साउंड कहा जाता है। एक बार पूरे बॉडी में डबल सर्कुलेशन करने के लिए हम लोग का हार्ट केवल कितना समय लेता है मालूम है क्या? 0.6 सेकेंड। सोचो 0.6 सेकेंड में ही हम लोग के पूरे बॉडी के सेल में ब्लड को फेंक देता है, और उतने ही देर में पूरे बॉडी से के सेल से ब्लड को अपने अंदर खींच लेता है। तो डबल सर्कुलेशन में हार्ट को कितना समय लगता है? सिर्फ 0.6 सेकेंड का टाइम लगता है। तो कितना तेजी से पंप कर रहा है, ठीक है? एक वो बैलून लो, बैलून को 5 बार फुलाओगे पचकाओगे, पता चला छठे बार में फट जाएगा। और हार्ट जो है लगातार उतना पंप कर रहा है। कब से कर रहा है? तीसरे सप्ताह से। कब तक करेगा? 90 साल तक अगर जीवित हो तब तक करेगा। तब भी फटता उठता नहीं है, इतना मजबूत टिश्यू होता है कार्डियक टिश्यू। जब आप कहते हैं दिल टूट गया तो हार्ट को बहुत दुख लगता है ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, हार्ट का ओनली काम क्या है? केवल काम क्या है? ब्लड को क्या करना? पंप करना। बॉडी के सारे सेल में ब्लड को ये क्या करता है? पंप करता है। क्लियर हो गया? डबल सर्कुलेशन में कितना टाइम लेगा? 0.6 सेकेंड का टाइम लेगा। आगे लिखा हुआ पेस मेकर को आर्टिफिशियल हार्ट कहते हैं। अगर किसी का हार्ट खराब हो जाए तो हार्ट खराब हो जाए, कई लोगों का बाईपास सर्जरी होता है, तो बाईपास सर्जरी किया जा रहा है तो हार्ट उनका काम नहीं कर रहा है, तो हार्ट काम नहीं कर रहा है तो उनके अंदर एक कृत्रिम हृदय लगा दिया जाता है, आर्टिफिशियल हार्ट इंप्लांट कर देते, तो उसको क्या कहते हैं? पेस मेकर। तो पेस मेकर को कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट कहते हैं। नेक्स्ट है मानव हृदय 2 प्रकार का दाब उत्पन्न करता है, ठीक है? दाब मतलब हम लोग का हार्ट जो है ये 2 तरीके का क्या जनरेट करता है? प्रेशर जनरेट करता है। एक को क्या कहते हैं? संकुचन या सिस्टोलिक। जैसे हार्ट पहले क्या करेगा? संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? संकुचन या सिस्टोलिक प्रेशर। तो जब संकुचन करेगा ना तो हम लोगों के बॉडी के सेल में कितने के रफ्तार में ब्लड को फेंकेगा? 120 mm Hg। Hg यहां पर क्या है? मर्क्यूरी। Hg का मतलब क्या होता है? मर्क्यूरी, यानी पारा। पारा मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है। पारा क्या है? मेटल है, धातु है। लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड मेटल है। तरल मेटल का एग्जाम्पल कौन है? पारा। बाद बाकी सारे मेटल सॉलिड। लिक्विड मेटल पारा, ठीक है? तो 120 mm Hg के स्पीड से ये ब्लड को क्या करता है? सिस्टोलिक प्रेशर में फेंक देगा। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया तो 120 mm Hg, फिर क्या करेगा? रिलैक्स, मतलब अपने स्थान पे आएगा। तो रिलैक्स करेगा तो उसको शिथिलन या डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो डायस्टोलिक प्रेशर करेगा तो शरीर के सारे सेल से ब्लड को कितने के रफ्तार में खींचेगा? 80 mm Hg। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को मिलाकर के क्या बनता है? ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का वैल्यू 120/80 mm Hg। ब्लड प्रेशर कितना होगा? 120/80 mm Hg। याद रहेगा। ब्लड प्रेशर अगर मेजर करना हो तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेंगे? तो एक पॉइंट हाँ लिख लीजिएगा, स्फिग्नो मैनो एस्फिग्नो मैनोमीटर का उपयोग ब्लड प्रेशर मापने में करते हैं, ठीक है? ब्लड प्रेशर मेजर करना हो तो किसका? स्फिग्नो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है? स्फिग्नो मैनोमीटर का यूज किसमें करेंगे? ब्लड प्रेशर मेजर करने में, ठीक है?
हाँ? आपको दीवार पर ढकेल दें, जाके टकराइएगा, तो आवश्यक नहीं ना कि उसी की रफ्तार में वापस भी आइएगा। तब बॉडी का जो सेल होता है उसको अपने अनुकूल भेजता है। हाँ? कोलेस्ट्रॉल खाने से। कोलेस्ट्रॉल खाते हैं? अब सोच रहे हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। पकौड़ी उकौड़ी खाते हैं रोड पर खड़ा होकर, बर्गर पिज्जा समोसा डोसा खाते हैं? तो अगर खाते हैं तो उसमें एक बैड कोलेस्ट्रॉल, दो तरह, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जरूरी है खाने के लिए, ठीक है। जो तेल 4-5 बार यूज हो गया ना, उसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। वो खाइएगा तो वो हम लोगों के ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा तो खून को मोटा कर देगा, तो खून को मोटा कर देगा तो हृदय पंप नहीं करेगा, समझे। अब पंप नहीं करेगा तो ब्लड फंसेगा। इसीलिए हार्ट का रोगी नहीं बनना है तो एक्सरसाइज करो और तेल ओल ना खाओ। हाँ? तो उसमें जन्मजात कुछ रोग होता है हार्ट का, वो उसको हो जाता है, तो जन्मजात रोग के कारण उसमें परेशानी आएगी। चलो ये लिख लिए, हो गया। तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा मशीन? एस्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मेजर करने में। हार्ट का साउंड जानी गया, लब एंड डब साउंड करता है। आगे लिखा हुआ है मानव हृदय में यानी ह्यूमन हार्ट में ब्लड का कैसा सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब हम लोगों के हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, एक बार क्या लेकर के? कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी बार क्या लेकर के? ऑक्सीजन। इसलिए हम लोगों में डबल सर्कुलेशन होता है। जबकि जितनी सारी मछलियां हैं, फिश हैं, फिश में कैसा सर्कुलेशन होता है? सिंगल सर्कुलेशन। याद रखना है, फिश के हार्ट में केवल कौन सा ब्लड जाता है? CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कल लिखवाए थे ना, लिखाए थे ये पॉइंट। मछली के हृदय में केवल कौन सा रक्त जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। इसलिए मछलियों में ब्लड का सिंगल सर्कुलेशन और हम लोगों में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों जाता है, तो इसलिए हम लोगों में डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट लिखना, मानव हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। मानव हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। ह्यूमन हार्ट टेक रेस्ट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होगा ना तो उसके बीच में कुछ सेकेंड का टाइम मिलता है, माइक्रो सेकेंड का, उसी के बीच में हृदय आराम करता है। समझ गए? हाँ हाँ, माइक्रोन सेकेंड के लिए रेस्ट करता है, बाद बाकी आराम करता नहीं। लेकिन क्वेश्चन पूछे कब आराम करता है तो याद रखिएगा 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं कैसे ये ब्लड सर्कुलेट करता है। अभी लिखिएगा मत, अभी समझिएगा, छापोगे दोबारा नहीं समझाएंगे। देखिए ये हो गया, मान लेते हैं हम लोगों का हार्ट, हृदय। तो हृदय में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। इसको क्या कहेंगे? राइट ऑरिकल। ऑरिकल AU है ये, पूरे हटाओ यार। इसे कहेंगे राइट ऑरिकल, दाहिना अलिंद, ठीक है। यही ना पूछ रहे थे आप? बोलो ना जी। हाँ, इसे कहेंगे राइट वेंट्रिकल, दाहिना निलय। ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, बायां अलिंद, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं हम लोगों का क्या है? फेफड़ा, लंग्स है। ये हो गया यहाँ पर ऊपर में लंग्स, और नीचे में मान लो यहाँ पर हम लोगों का बॉडी का सारा सेल है, कोशिका है। और इस बॉडी के सेल में क्या जमा है, क्या स्टोर है? तो ग्लूकोज। हम लोग ब्लड सर्कुलेट क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोगों के सेल में ब्लड चला जाए। रेस्पिरेशन चैप्टर में मैंने क्या बताया था? वाई रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर अस। रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है? हाँ, बुक में 0.8 सेकेंड दिया हुआ है, वो भी सही है कुंदन जी। 0.6 से 0.8 सेकेंड डबल सर्कुलेशन में लगता है, ठीक है।
तो क्या लिखे हैं, ये बॉडी के सेल में क्या है, ग्लूकोज है। तो हम लोग का माइक्रोविलाई क्या काम करता है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचा देता है, ब्लड में। अब ब्लड उसको लेकर के कहाँ जाएगा, बॉडी के सेल में। तो ब्लड हम लोगों के सेल के भीतर अगर पहुंच रहा है तो ब्लड को कोई धक्का दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, तब तो बॉडी में फ्लो हो रहा है। क्या बिना प्रेशर का फ्लो होगा, नहीं होगा। ऐसे खड़े हो तो हार्ट यहां से ब्लड को ऊपर भी फेंक रहा है, नीचे भी फेंक रहा है, तो पंप कर रहा है तब तो जा रहा है। यहां पर बॉडी के सेल में क्या है, ग्लूकोज है। यहां पर क्या है, फेफड़ा। तो लंग्स का काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, श्वसन गैसों का आदान प्रदान। तो सांस आप टाने तो यहां पर लंग्स के अंदर क्या आया, लंग्स के अंदर क्या आया, एयर। और एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस, कौन कौन सा, O2, CO2 और N2, यही है ना। O2 कितना परसेंट, कार्बन डाइऑक्साइड 0, नाइट्रोजन 78%। तो सांस लिए तो फेफड़ा में क्या गया, एयर। फेफड़ा में क्या गया, एयर, ऑक्सीजन नहीं गया, क्या गया, एयर। अब हम लोग का हार्ट ब्लड को पंप करेगा कहां पर, लंग्स में। तो लंग्स में जो ब्लड जाएगा वो ब्लड वहां से क्या लेकर के आएगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, केवल यह कहना कि श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं गलत है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मात्र कितनी है, 0.03%, इसलिए उसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। और मेन क्या माना जाता है, ऑक्सीजन। हम लोगों के रक्त में नाइट्रोजन घुलनशील है क्या, नहीं है। तो यहां से ब्लड में क्या आएगा, यहां से ब्लड के द्वारा हम लोगों के लेफ्ट ऑरिकल में क्या आएगा, बताओ क्या आ रहा है, ब्लड प्लस O2 प्लस CO2। लेकिन CO2 तो बहुत कम है तो नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो बेसिकली क्या मानेंगे, ब्लड प्लस O2। इसको कहा जाता है ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। क्या कहेंगे, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। ऑक्सीकृत रक्त या शुद्ध रक्त भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ है इसका कलर कैसा होता है, रंग। तो याद रखोगे इसका रंग होता है ब्राइट रेड। कैसा होता है, ब्राइट रेड। अब ये ब्लड आकर के कहां भर गया, लेफ्ट ऑरिकल में। कहां भर गया, लेफ्ट ऑरिकल में। अब यहां पर एक वाल्व है, क्या है, वाल्व। अब हार्ट का ये चारों चैम्बर सेपरेटली अलग अलग पंप करेगा। तो इसके अंदर ब्लड भरा, अब ये पंप करेगा। तो ये जो वाल्व है ना, इस वाल्व को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, बाइकस्पिड और मैट्रियल वाल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व या मैट्रियल वाल्व। तब ये ब्लड किस में भर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल अब पंप करेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल वाल्व समझ रहे हो ना, वाल्व जैसे साइकिल के ट्यूब में हवा भरते थे तो उसमें वाल्व ट्यूब लगा रहता था। तो वाल्व ट्यूब क्या करता था, हवा को अंदर जाने देता था, बाहर निकलने देता था, नहीं निकलने देता। तो ये ब्लड ये खुलेगा और इसका ब्लड किस में भर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो ब्लड किस में आएगा, बॉडी के सेल में। कहाँ आएगा, बॉडी के सेल में। तो बॉडी के सेल में क्या आ रहा है, ब्लड प्लस ऑक्सीजन, आया ना। अब ये ऑक्सीजन क्या काम करेगा, शरीर में जितने सारे ऑक्सीजन, बॉडी के सेल में जितने सारे ग्लूकोज हैं, इन ग्लूकोज को जला देगा। अरे ऑक्सीडेशन करेगा ना, तो ऑक्सीडेशन करेगा तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, प्लस। ठीक है, ब्लड का ऑक्सीजन सब खत्म हो गया कि नहीं, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में। इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने में ऑक्सीजन खत्म। अब इस ब्लड में क्या मिक्स हो जाएगा, यहां से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है ये कहां जाएगा, सबसे पहले राइट ऑरिकल में जाएगा। क्या जा रहा है, ये CO2 प्लस ब्लड, इसको क्या कहोगे, डीऑक्सीजीनेटेड ब्लड, अशुद्ध रक्त इसको कहते हैं। अगर पूछे इसका रंग कैसा होगा, क्या कहोगे, वायलेट, बैगनी होगा। ठीक है, अब ये जाके कहां भर गया, राइट ऑरिकल में। फिर राइट ऑरिकल में यहां पर एक वाल्व है, इस वाल्व को क्या कहेंगे, ट्राई कस्पिड वाल्व। अब इसका ब्लड किस में भर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल पंप करेगा, तो राइट वेंट्रिकल पंप करेगा तो ब्लड कहां चला जाएगा, हाँ, लंग्स में। तो लंग्स में क्या गया, CO2 प्लस ब्लड। तो लंग्स क्या करेगा, क्या निकाल देगा बाहर, CO2। और पहले से लंग्स में क्या था,
नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अब फिर वही ब्लड क्या लेकर के आएगा, ऑक्सीजन। तो आपके हार्ट में ब्लड कितनी बार आया, 2 बार। एक बार क्या लेकर के, ऑक्सीजन, एक बार क्या लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड, तो डबल सर्कुलेशन हुआ। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी पल्मोनरी वेन। क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस सिरा। इसे क्या कहते हैं, अरोटा, अरोटा। ये क्या कहलाएगा, वेना कावा। और ये क्या कहेगा, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इस तरीके से डबल सर्कुलेशन होता है। बुझा गया, छाप लीजिए बुझा गया तो। हाँ हाँ, हमको लग रहा था, पहले आप नहीं बोले। यहाँ पर जो है ना, यहाँ ट्राई का स्पीड होगा, यही ना। इसको थोड़ा सा सुधार लो। ये होगा क्या, ट्राई का स्पीड वाल्व। और ये जो है ना, यहाँ कर लेना मैट्रियल और बाई का स्पीड। मैट्रियल और बाई का स्पीड वाल्व। लिखना है कॉपी में, मोबाइल में नहीं लिखना है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ह्यूमन हार्ट हैव 4 वाल्व्स। ह्यूमन हार्ट हैव 4 वाल्व्स। मानव में 4 वाल्व, मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। मानव हृदय में 4 वाल्व, मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। ठीक है, वाल्व की संख्या कितनी? 4। अगला पॉइंट लिखिएगा, वाल्व, वाल्व 2 वाल्व दिख रहा है, ट्राइकस्पिड और मैट्रियल। इसके अलावा 2 और वाल्व होता है। ठीक है, वो अब 3D फिगर है तो नहीं बन पाएगा इसमें। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा आर्टरी, आर्टरी धमनी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आर्टरी, आर्टरी हिंदी में कहते हैं धमनी। डैश दे करके लिखिएगा O2 प्लस ब्लड, आर्टरी में डैश दे करके O2 प्लस ब्लड, O2 प्लस ब्लड। ठीक है, आर्टरी में कैसा ब्लड बहेगा? O2 प्लस ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरा लिखिएगा वेन, दूसरा वेन, वेन हिंदी में कहते हैं सिरा, सिरा। डैश देके लिखना CO2 प्लस ब्लड, CO2 प्लस ब्लड, CO2 प्लस ब्लड। ठीक है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अनऑक्सीकृत रक्त किस में बहता है? सिरा में। आगे लिखिएगा केशिका, केशिका, कोशिका मत लिखना, केशिका बोले हैं, केशिका। कैपिलरीज, कैपिलरीज, कैपिलरीज इसमें लिखिएगा कनेक्ट वेन प्लस आर्टरीज, कनेक्ट वेन प्लस आर्टरीज। यह धमनी और सिरा को जोड़ता है, यह धमनी और सिरा को जोड़ता है, यह धमनी और सिरा को जोड़ता है। उसके बाद लिखिएगा फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी हो गया। डैश देकर के लिखना CO2 प्लस ब्लड, CO2 प्लस ब्लड, CO2 प्लस ब्लड। उसके बाद लिखिएगा फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। उसमें डैश देकर के लिखिएगा O2 प्लस ब्लड, O2 प्लस ब्लड, O2 प्लस ब्लड। तो पल्मोनरी अगर लग जाएगा ना वेन और आर्टरी के आगे तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, काम निकल जाएगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं ना? सब याद हो गया? क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पार्टिकुलरली किसी से भी खड़ा करा के पूछ सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी जो है ना वो अपवाद है, एक्सेप्शन है। जैसे सब धमनियों में ऑक्सीजन वाला ब्लड बहेगा, लेकिन अगर पूछ दे फुफ्फुस धमनी में कैसा ब्लड बहेगा, देखो यहां पर हमने क्या लिखा है, मेन आर्टरी कौन होता है हम लोगों का? मेन आर्टरी का क्या नाम है? अरोटा। हम लोगों के बॉडी में जो मुख्य, इसको कहा जाता है महाधमनी। हिंदी में क्या कहते हैं? महाधमनी कौन है हम लोगों के बॉडी का? अरोटा है। समझ में आया? और जो वेना कावा है ना यहाँ पर, यह मेन वेन है। यह क्या है? मेन वेन। इसको हिंदी में कहा जाता है महाशिरा, महाशिरा। तो सिरा में कैसा रक्त बह रहा है? देखो सिरा में कौन सा रक्त बह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला बह रहा है, CO2 प्लस ब्लड। और धमनी में कैसा रक्त बह रहा है? ऑक्सीजन वाला बह रहा है। लेकिन अगर इसी के आगे लग गया, अब यहां देखो, यहां क्या लिखा हुआ है? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा लिखा है, पल्मोनरी वेन। तो फुफ्फुस सिरा में क्या बह रहा है? ऑक्सीजन। जबकि सिरा में क्या बहना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक्सेप्शन है, यही वाला एक्सेप्शन है। ये वाला जो है ना, एक ये एक्सेप्शन है और एक ये एक्सेप्शन है। ये 2 एक्सेप्शन है बस, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। समझ में आया? बस उलट जाएगा, याद रखना है इसमें। अब इससे एग्जाम में देखो हार्ट से क्वेश्चन क्या पूछेगा, हृदय से क्वेश्चन पूछेगा कि फेफड़ों द्वारा शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में आता है? हृदय के किस भाग में? क्या कहोगे? लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, बायां अलिंद में। क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन हृदय के किस भाग से आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय। ठीक है, क्वेश्चन, हाँ
क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के फेफड़ों में अशुद्ध रक्त हृदय के किस भाग से आता है? राइट वेंट्रिकल। क्या होगा? राइट वेंट्रिकल। ठीक है। या फिर पूछेगा कि मनुष्य के शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में आता है? राइट ऑरिकल। ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि कहां से ब्लड किस में सबसे पहले आएगा जाएगा। ठीक है। ये डायग्राम मोटा मोटी याद रखोगे। पहले तो ऐसे याद कर लो, इधर से सीधा है, पहले इसमें आएगा फिर इसमें आएगा, और इधर से जाएगा तो थोड़ा उल्टा हो गया, पहले अलिंद में जाएगा उसके बाद निलय में आएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला हेडिंग बनाना एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। एक्सक्रीशन उत्सर्जन, इसमें डैश दे करके लिखिएगा रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट from the body of individuals called excretion। अनावश्यक कॉमा नाइट्रोजनी, अनावश्यक, फिर से बोले थे स्पीड में लिखिए, अनावश्यक कॉमा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का मानव शरीर से निष्कासन, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। बात आई समझ में? हम लोगों के बॉडी में बहुत तरीके के अनवांटेड, अब जैसे हम लोगों का ब्लड है तो ब्लड में कभी क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ब्लड में कभी क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड में कभी क्या मिल जा रहा है? ग्लूकोज। ब्लड में कभी क्या मिल रहा है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। इन सबको अगर शरीर में घूमना है तो कहां पर मिलना पड़ेगा? ब्लड में। तो ब्लड में इतने तरीके के चीज लगातार मिल रहे हैं तो ब्लड में गंदगी आती होगी कि नहीं आती होगी? आती होगी। तो ब्लड से उसी गंदगी को दूर करना, बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। समझ में आया? तो जो भी हम लोगों के बॉडी में अनवांटेड वेस्ट जमा होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करने का प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाएगा। बात आई समझ में? नहीं आया? अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हिंदी वाले लोग लिखिएगा किडनी मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। अगला पॉइंट लिखिएगा किडनीज आर बीन सीड शेप्ड स्ट्रक्चर formed by nephron and Bowman's capsule। हिंदी वाले लोग लिखिएगा किडनी बीन के बीज के आकार की, बीन का बीज, बीन या राजमा लिख सकते हो, बीन का बीज का आकार का, बीन के बीज के आकार की, कॉमा नेफ्रॉन तथा बोमेन कैप्सूल। नेफ्रॉन तथा बोमेन कैप्सूल, नेफ्रॉन तथा बोमेन कैप्सूल
का बना होता है, नेफ्रॉन तथा बोमेन कैप्सूल का बना होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, पार्ट्स ऑफ किडनीज आर, किडनी के निम्न भाग हैं, किडनी के निम्न भाग हैं। पहला लिखिएगा कॉर्टेक्स, दूसरा लिखिएगा मेडुला। डैश देकर के कॉर्टेक्स में लिखना बाहरी भाग, आउटर पार्ट, मेडुला में लिखना आंतरिक भाग, इनर पार्ट, आंतरिक भाग, इनर पार्ट। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज फिल्टरेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। हिंदी वाले लोग लिखना किडनी का मुख्य कार्य, किडनी का मुख्य कार्य रक्त से यूरिया को छानना, किडनी का मुख्य कार्य रक्त से यूरिया को छानना एवं यूरिन का निर्माण करना, एवं यूरिन का निर्माण करना है, एवं यूरिन का निर्माण करना है। हो गया? अब इसको समझ लो, हम लोग के बॉडी में अगर पूछा जाए कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, तो क्या कहोगे? किडनी। ठीक है, क्योंकि किडनी ही हम लोगों के बॉडी से इंप्यूरिटीज को क्या करता है? बाहर निकालने का काम करता है। समझ में आया? ऐसे हम लोग का त्वचा भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, त्वचा से पसीना निकलता है ना, तो एक्सक्रीशन त्वचा से भी होता है। लेकिन इंप्यूरिटी कौन सी? ब्लड में जो इंप्यूरिटी है, तो ब्लड की इंप्यूरिटीज को कौन दूर करेगा? किडनी। तो किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, किडनी किस आकार का होता है और किस रंग का होता है अगर पूछा जाए तो बीन सीड शेप, राजमा जैसा होता है आकार में भी और रंग में भी। ठीक है, किडनी अगर पूछा जाए किससे बना हुआ है तो क्या कहोगे? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है मालूम है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसको क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। मतलब जैसे हम लोगों का शरीर का संरचनात्मक इकाई कौन है? कोशिका, सेल है ना। नर्वस सिस्टम का कौन है? न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम हम लोग का किस चीज का बना हुआ? न्यूरॉन। किडनी किस चीज का बना हुआ है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को क्या कहेंगे? किडनी की संरचनात्मक इकाई। तो किडनी दो चीजों से बना है, नेफ्रॉन से बना है और दूसरा किससे बना हुआ है? बोमेन्स कैप्सूल। किससे बना हुआ है? नेफ्रॉन से और बोमेन कैप्सूल से। आगे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ किडनी। किडनी के कितने भाग हैं? तो दो भाग। जैसे मान लो ये किडनी है, तो एक किडनी का ये बाहरी भाग हो जाएगा, तो बाहरी भाग को क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला भाग है इसको क्या कहते हैं? मेडुला। तो किडनी का कितना पार्ट हो गया? दो पार्ट, बाहरी भाग कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग मेडुला। आगे लिखा हुआ है किडनी का मुख्य कार्य अगर पूछा जाए तो हम लोगों के ब्लड में जो जमा रहता है वो क्या रहता है? यूरिया। इस यूरिया को ब्लड से बाहर निकालना। और दूसरा काम है किसका फॉर्मेशन करना? यूरिन का। किसका फॉर्मेशन? यूरिन का। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, द कलर ऑफ यूरिन इज येलो ड्यू टू यूरोक्रोम एंड इट्स ऑर्डर स्मेल इज ड्यू टू अमोनिया। हिंदी वाले लोग लिखिएगा, यूरिन का पीला रंग, यूरिन का पीला रंग, यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम, यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण
यूरोक्रोम के कारण तथा यूरिन में गंध तथा यूरिन में गंध अमोनिया के कारण होती है, अमोनिया के कारण होती है। ठीक है, तो यूरिन का पीला रंग किसके कारण? यूरोक्रोम। और गंध किसके कारण? अमोनिया के कारण। और अमोनिया और यूरोक्रोम को हम लोगों के बॉडी में सिंथेसिस कौन करता है? कौन बनाता है? लीवर। कौन बनाता है? लीवर बनाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स हैव डिफरेंट एक्सक्रीटरी वेस्ट। विभिन्न जीवों में उत्सर्जी पदार्थ, विभिन्न जीवों में उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग होते हैं। विभिन्न जीवों में उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग होते हैं। पहला लिखिएगा रेप्टाइल्स, हिंदी वाले लोग भी लिख सकते हो, प्लस बर्ड्स प्लस इंसेक्ट्स, डैश दे करके लिखिएगा यूरिक एसिड, यूरिको टेलिक। दूसरा लिखिएगा फिश, अमोनिया, डैश दे करके लिखना अमोनियो टेलिक। और तीसरा लिखिएगा मैमल्स, डैश दे करके लिखना यूरिया, यूरियो टेलिक। कौन सी का हिंदी? रेप्टाइल्स माने सरीसृप, सरीसृप, हाँ फिश है। रेप्टाइल्स माने सरीसृप, बर्ड माने पक्षी, इंसेक्ट मतलब कीट। लिख लिए क्या? ठीक है, तो देखो अलग अलग जीव का परिवेश अलग अलग होता है, मतलब सब अलग अलग जगहों पर रहते हैं, तो उन सबके बॉडी में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। फिश माने बत्तख होता है। ठीक है, तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट, ठीक है, यानी सरीसृप, पक्षी और कीट, इन सबके बॉडी में यानी उनके ब्लड में जो गंदगी रहेगी वो किस रूप में रहेगी? यूरिक एसिड। समझ में आया? क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि बताइए मगरमच्छ किस में आएगा? यूरिकोटेलिक, अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक? मगरमच्छ मैमल है, मगरमच्छ मैमल है। टावर छोड़ दे रहे हैं आप लोग। क्या होगा? यूरिकोटेलिक। अबे मगरमच्छ क्या है? रेप्टाइल्स है। ठीक है, पूछ देगा आपसे डॉल्फिन, यूरिकोटेलिक, अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक? हाँ, यूरियोटेलिक। पूछ देगा ब्लू व्हेल, क्या कहोगे? यूरियोटेलिक। कॉकरोच, हाँ, यूरिकोटेलिक। कबूतर, यूरिकोटेलिक। ठीक है, सार्क, अमोनियो, क्या होगा? अमोनियोटेलिक। बात आया समझ में? कोई दिक्कत?
तो जिसमें यूरिक एसिड होगा यूरिकोटेलिक अमोनिया होगा, अमोनियोटेलिक यूरिया होगा, यूरियोटेलिक। ओके, तो चलिए अभी टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है।